नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश यूपी में चुनावी सरगर्मी। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर जल्द ही उपचुनाव होने वाले हैं। इन उपचुनाव की तारीखों की घोषणा हालांकि अभी नहीं हुई है, लेकिन तमाम सियासी दल इसकी तैयारियों में जोर शोर से जुट गए हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच यह चुनाव मिलकर लड़ने को लेकर बातचीत चल रही है। इसे लेकर प्रियंका गांधी ने यूपी अध्यक्ष अजय राय और सभी नवनियुक्त सचिवों से शनिवार शाम दिल्ली में एक मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई। खबर तो यह भी है कि प्रियंका गांधी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन के लिए 60:40 का फॉर्मूला दिया है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को कहा है कि 4 से कम सीट पर गठबंधन की बात न सुनी जाए। हालांकि समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले के तहत ही उपचुनाव में गठबंधन चाहती है और कांग्रेस को अधिकतम 2 सीट ऑफर किया जा रहा है। यदि कांग्रेस के सूत्रों की माने तो अगर दोनों दलों के नेतृत्व में फाइनल बातचीत में बात निकल पाती है, बन जाती है, तो फिर कांग्रेस 3 सीटों पर भी मान जाएगी। बीजेपी ने यूपी में मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने के प्लान पर कदम बढ़ाए। पार्टी प्रदेश में 5 लाख अल्पसंख्यकों को सदस्य बनाने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरी है। प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह ने इस लक्ष्य के साथ बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्यता रथ को लखनऊ से रवाना किया। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर आयोजित इस कार्यक्रम में धर्मपाल ने कहा कि सदस्यता अभियान में कोई घर नहीं छूटे, सिर्फ सदस्यता दिलाना हमारा लक्ष्य नहीं है, बल्कि बीजेपी की विचारधारा से लोगों को जोड़ते हुए परिवार को बढ़ाना है। आज का विरोधी कल हमारा मतदाता बने। प्रदेश महामंत्री ने कहा कि सभी कार्यकर्ता मनोयोग से सदस्यता अभियान को सफल बनाएं। कल का मतदाता परसों हमारा सदस्य और परसों का सदस्य हमारा सक्रिय कार्यकर्ता बने। सेवा और समर्पण बीजेपी का मूल मंत्र है। हम राजनीति, समाज और देश को मजबूत बनाने के लिए कदम बढ़ाते हैं। हमारे कार्यालय पार्टी की विचारधारा, परंपरा, समन्वय और संगठन निर्माण की शिक्षा देने का केंद्र है। वहीं यूपी की सियासत में कांग्रेस अब बिल्कुल नए तेवर और कलेवर में नजर आ रही है। विधायक संख्या कम होने के बावजूद भी पार्टी जनता के बीच विपक्ष की भूमिका निभाने को बेताब है। हिरासत में मौत का मामला हो या बीमारी से बच्चों की मौत, बाढ़ पीड़ित हो या भेड़िए का आतंक, इन सभी मामलों में कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और उनकी टीम मौके पर पहुंच रही है। इन मुद्दों को उठाते हुए जनता के बीच अपनी पैठ बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस की ये कवायद वोट बैंक में तब्दील होगी या नहीं, यह तो खैर वक्त बताएगा। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस त्रिस्तरीय रणनीति पर कार्य कर रही है। जनहित के मुद्दों को लेकर सड़क पर उतर रही है। जालौन में हिरासत में किसान की मौत हो, कानपुर में पुलिस उत्पीड़न हो, बाढ़ पीड़ित की बात हो या फिर भेड़िए के आतंक से परेशान लोगों की, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मौके पर पहुंच रहे हैं, लोगों का दर्द बांट रहे हैं और मुख्यमंत्री को इस बाबत उन्होंने पत्र भी लिखा है। इसके बाद सरकारी तंत्र सक्रिय हुआ है। अब वो जिलेवार दौरे पर निकल गए हैं। प्रदेश की सियासत पर नजर रखने वालों का कहना है कि लंबे समय के बाद कांग्रेस का कोई प्रदेश अध्यक्ष जिलेवार विभिन्न घटनाओं पर संघर्षशील नजर आ रहा है। इसी तरह आजमगढ़, उन्नाव में बीमारी से बच्चों की मौत का मामला खुद प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर उठाया है। तो जैसे जैसे उपचुनाव करीब आ रहे हैं उत्तर प्रदेश की, वैसे वैसे तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने मंसूबों के साथ आगे निकल रही है। लेकिन इसमें यदि देखा जाए तो कांग्रेस को एक अजब सी संजीवनी मिली है और वो लगातार जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को उठा रही है और लोगों के बीच जाकर यह मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस ही लोगों के साथ खड़ी है। और यूपी में चुनावी सरगर्मी जिस तेजी से अपनी करवटें बदल रहा है, वैसे में इस पर आज हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिर कौन बाजी पलट सकता है या फिर किसके हाथ में सरकार की चाबी आएगी।
इस बेहद खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। बीजेपी की तरफ से शशिकांत तिवारी साहब हैं, तो वही समाजवादी पार्टी की तरफ से पूजा मिश्रा जी हैं, और यदि बात करें कांग्रेस की तो वहां से राज शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों खास मेहमान का हमारे इस खास पेशकश में बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज पूजा मिश्रा जी आप ही के पास आते हैं। समाजवादी पार्टी फुल फॉर्म में है, समाजवादी पार्टी नेगोशिएटिंग पावर में भी है, समाजवादी पार्टी की अपनी रणनीति भी है, पीडीए पॉलिटिक्स भी है, और ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी जो मौजूदा स्तर पर बीजेपी के साथ है वो इन 10 विधानसभा उपचुनाव में रिफ्लेक्ट करेगी या नहीं, ये अलग बात है। लेकिन आप हर मोर्चे पर कितनी तैयार हैं और अपनी तैयारी को कैसे आंक रहे हैं, क्योंकि हर छोटे बड़े मुद्दों को आप बिल्कुल पिच कर रहे हैं। पूजा मिश्रा जी। नमस्कार आपको कुणाल जी, और साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। देखिए कुणाल जी, ऐसा नहीं कि हम मुद्दों को पिच कर रहे हैं, हम मुद्दों के साथ जो है हमेशा खड़े रहे, जनता के साथ में हमेशा रहे हैं, और यही रिजल्ट आया 2024 में, क्योंकि हम जनता की हित की बात कर रहे थे। अगर जो वर्तमान की सरकार है वो नहीं कार्य कर रही है, वो नहीं सुन रही है, तो हमें तो मैंडेट ही इसी चीज का दिया गया हुआ है ना कुणाल जी, कि हम जो मुद्दे हैं, जो गलत नीतियां चल रही, जो गलत वित्त कर रही है सरकार, उस पे प्रश्न उठाए, और हम इनके गलत वित्त पर ही प्रश्न उठाते हैं। अगर हमने 69,000 भर्ती पे प्रश्न उठाया, वो साबित भी हुआ। 4 साल का संघर्ष चला, इन्होंने अभ्यर्थियों को समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता तक कहा, ये तक कहा कि लाभ पाने के योग्य है, और उसके बाद में हाईकोर्ट का फैसला भी आता है कि हाँ, ये जो सरकार ने 19,000 सीटें एक साथ भाग लीक की थी। अगर बात कर ली जाए पेपर लीक की, इन्होंने लगातार पेपर लीक कराया, उसके बाद में अब जाके कार्रवाई कर रहे हैं। यही उत्तर प्रदेश में बहराइच में भेड़ियों का आतंक मचा हुआ है, और माननीय मुख्यमंत्री जी को, नेताओं को भेड़ियों कहने से फुर्सत नहीं है। और आपको जो जान के कुणाल जी ताज्जुब होगा कि जो वहाँ के अधिकारी है बहराइच के, वो कह रहे हैं कि अगर बहराइच में बिजली होती तो शायद जो है भेड़ियों को रात में देखना आसान पड़ जाता। बिजली होती तो मतलब अर्थात आपूर्ति नहीं, बिजली ही नहीं है वहाँ पे जितनी होनी चाहिए, तो इसलिए जो हमको परेशानी आ रही है। तो ये सारे मुद्दे हैं। ये फेक एनकाउंटर करते हैं, ये अपराधी को पहले उठा करके ले जाएंगे, इनकी कस्टडी में रहेंगे, उसके बाद में एनकाउंटर हो जाएगा, और जो इनकी कस्टडी में रहते हुए भी आकर के जो है अपराधी को गोली मार देंगे। इनके ही थाने की पुलिस को दूसरे थाने की पुलिस पकड़ रही है, तो पुलिस वाले जो है दीवार जम करके भाग रहे होंगे। तो ये सारे जनहित के मुद्दे हैं जिसपे भाजपा नजरें चुराना चाहती है। भाजपा चाहती है धर्म और जाति की राजनीति करना, वरना माननीय मुख्यमंत्री जी को 15-20 लोगों में से सिर्फ 2 लोगों का नाम मिल जाता है। चलिए ठीक है, आपको 2 ही लोगों का नाम मिला, उसके बाद में आप सदन में ये भी चिल्ला के कहते हैं कि ये 2 लोग किससे रिलेशन रखते हैं। तो ये दर्शाता है कि आप धर्म की राजनीति करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सावन के समय में बहुत प्रयास किया कि धार्मिक उन्माद लाया जाए, उन्होंने नाम की राजनीति शुरू की, वो नहीं हो पाई, सुप्रीम कोर्ट से आ गया, रोक लग गई। तो इनका जो प्रयास है कि जो इनके कार्य हैं जो नहीं किए हैं इन्होंने भी, जो अभ्यर्थी हाईकोर्ट का फैसला आया ना कुणाल जी, बस 24 घंटे में लिस्ट बनाते हैं। कहाँ चला गया 24 घंटा? ये कैबिनेट की मीटिंग बुलाते हैं और फिर कहेंगे हम 24 घंटे में ये करते हैं, 24 घंटे वो करते हैं, वो करते कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ धर्म की बात कर ले जाते हैं। तो ये विडम्बना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो कहने को संत है, भगवा कपड़ा भी धारण करते, पर अपनी जाति बताने से नहीं सीखते, अपनी जाति भी बताते हैं। पता नहीं संतों की कब से जाति होने लगी, शायद जब से वो मुख्यमंत्री होने लग गए तब से उनकी शायद जातियां भी होने लगी। तो हम ऐसा कुछ पिच पे नहीं कर रहे हैं, हम जनहित की बात करें, जनता के साथ में खड़े हैं, और जनता को लग रहा है कि समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस उनके साथ में खड़ी है, उनके मुद्दों को लेकर के खड़ी है। इसलिए चाहे वो आने वाला बाई इलेक्शन हो, चाहे आने वाला विधानसभा का इलेक्शन हो, जनता समाजवादी पार्टी के साथ में रहेगी। ठीक है, ओके पूजा जी। शशिकांत तिवारी साहब, आपने सुना, विपक्ष में जो बैठे हैं उनके कुछ सवाल हैं, जायज भी हैं, मुद्दों को वो उठाएंगे। आप सरकार में 2017 से हैं सर, यूपी बुलडोजर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन भेड़िए आपके पकड़ में नहीं आ पा रहे हैं, और सिर्फ बहराइच तक उसको क्यों सीमित करे सर? अब तो पीलीभीत की बात करें, सीतापुर की बात करें, सीआर के रूप में भेड़िया है या भेड़िए के रूप में सीआर है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। 165 लोगों की टीम आपने लगा रखी है, लेकिन भेड़िए पकड़ में नहीं आ रहे हैं, लोग दहशत में हैं सर। आखिर जब भेड़िए ही नहीं पकड़ में आ रहे हैं तो फिर इसके जो दूरगामी मैसेज हैं उसके बारे में आप समझ ही सकते हैं। शशिकांत तिवारी साहब, अपनी बात को स्टार्ट करें। नहीं, देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की योगी नहीं, राज शर्मा साहब, हाँ, राज शर्मा साहब आप बने रहिएगा। शशिकांत तिवारी साहब, हाँ बताइए। जो योगी जी की सरकार है, हर एक मुद्दे, किसी भी मुद्दे को
वो गंभीरता से ही लेती है। किसी मुद्दे को बाईपास करना योगी सरकार नहीं जानती है, चाहे वो भेड़िए का मुद्दा हो, चाहे डकैतों का मुद्दा हो, और चाहे जिसका भी मुद्दा हो। योगी सरकार में हर एक पहलू पे, हर एक मुद्दे पे काम होगा और किसी मुद्दे को अछूता नहीं छोड़ा जाएगा। अब सवाल, अगर आपने भेड़िए का छेड़ा है तो भेड़िए पे भी काम सर, हो रहा है। भेड़िए ने आपके नाक में तो दम कर रखा है, इसलिए मैंने सवाल बिल्कुल स्ट्रेट पूछा आपसे। आप उसके अलावा भी कुछ बात करना चाहते हैं पार्टी की तरफ से तो बेशक कीजिएगा सर। हाँ बिल्कुल, कई बातें हैं और हर मुद्दे पे देखिए, कानून व्यवस्था पर भी किस तरीके से आपने बुलडोजर आपने स्टेट कहा, तो आज ये मॉडल दूसरे स्टेट भी अपना रहे हैं, किस प्रकार से कानून व्यवस्था को कंट्रोल में किया गया है। और ये जो समाजवादी पार्टी, बताइए, या तो डकैत जो मारा गया, या तो इनके समाजवादी पार्टी का मेंबर था, सदस्य था, या डकैतों पे रोना रो रहे हैं। दोनों तरीके से ये इन लोगों की मानसिकता झलकती है कि ये लोग डकैतों के और जिहादियों के किस तरह के समर्थक हैं। इनका तो काम ही है जिहादियों को छुड़ाना और डकैतों का समर्थन करना और डकैतों की सरकार बनाना। ये लोग बताएंगे कि कैसे कानून व्यवस्था योगी सरकार को चलानी चाहिए। दूसरा, आपने शुरुआत में जिक्र किया इसमें कांग्रेस पार्टी का कि उनके प्रदेश अध्यक्ष जिले जिले जा रहे हैं, तो उसमें भी कांग्रेस पार्टी देखिए उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में भ्रमित हो गई है। ये जातिवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी के जाल में फंस चुकी है कांग्रेस। इंदिरा जी कभी कहती थी, नारा देती थी सार्वजनिक मंचों से कि जात पर न पात पे मुहर लगेगी हाथ पे। अब वो राहुल गांधी अब घूम घूम कह रहे हैं कि जातिवादी जनगणना कराई है। और योगी जी ने अपनी जात बता दी तो इनको हमारी समाजवादी पार्टी की बहन को खराब लग रहा है। और राहुल गांधी की जात पूछ ली तब अखिलेश यादव खड़ा होकर संसद में कहते हैं जात पूछ नहीं सकते। अरे भाई, ये बलिदानी जो जातियां हैं तो अपने प्राइड को बता सकती हैं। जाति जनगणना आपका जो एंगल है वो देश को तोड़ने वाला एंगल है। ये जातिवादी जो लोग हैं, ये तो मंडल कमीशन से जन्म ली हुई समाजवादी पार्टी आज जात जनगणना कर रही है, देश को तोड़ने के लिए कर रही है। और तमाम हमारे देश में ऐसे प्यादे हैं जो भारत की बाहर की शक्तियों से ये लोग प्रभावित हो रहे हैं। भारत के बाहर की शक्तियों से, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां जो भारत को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं, ऐसे लोगों के प्यादे जो हैं जगह जगह जातिवादी जनगणना की बात करते हैं और देश को तोड़ना चाहते हैं, देश में संविधान में असुरक्षा बताते हैं। ये सरकार कैसे चलाई जाती है? तो डकैतों की सरकार बनाया करते थे, ठीक है, डकैतों की सरकार चलती थी, कानून व्यवस्था इनको क्या मालूम? ठीक है, क्या मना कर रही जाति का जनगणना से? पूछिए, एक बार कंफर्म कर ले, एक बार बात तो करके आया करे अपनी पार्टी आला कमान से। सुन रहे हैं वो आपको, बताइए तिवारी नहीं, इनका मैं इनका जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं आपका जवाब देने के लिए बैठा हूँ। ये इनका जवाब देने के लिए मैं नहीं बैठा। सुन लीजिए तिवारी साहब बतौर विपक्ष आपसे सवाल पूछ रही हैं, सुन लीजिए। आप विपिन प्रताप को सरेंडर कराते हैं और मंगेश यादव का परिवार कह रहा है कि 2 दिन पहले आप उनको गिरफ्तार करके लेके जाते हैं मंगेश को। आप ये मान के चले कि जुडिशरी आपके हाथ में नहीं है, आप लेजिस्लेटर है और एग्जीक्यूटिव मंत्रालय है। जुडिशरी तो आपके हाथ में है नहीं, जुडिशरी तो कोर्ट का काम है, कोर्ट का काम भी आप खुद करेंगे। आप कह रहे हैं कि 2 दिन पहले गिरफ्तार है, पुलिस कस्टडी में उसके पास गन आ जाती है, फिर आप एनकाउंटर कर देते हैं और वहीं पे विपिन प्रताप सिंह को जो है आप सरेंडर कराते हैं। एक बार सौरभ से पूछिएगा कि सौरभ श्रीवास्तव क्या करने जा रहे हैं जब बीएससी के छात्रा के साथ में रेप करते हैं, उन रेपिस्टों का जब बेल मिलती है तो उनका केक काट करके स्वागत करते हैं, उनके साथ में क्या करेंगे? बाकी कुलदीप सिंह सेंगर, बिजभूषण सर, इनका तो थोड़ी लीजिए, इनके पास रहेगा कि केस चल रहा है, पर इनके लिए क्या कर रहे हैं? ठीक है सर, मतलब विपक्ष साफ तौर पर आपको बोल रहा है कि आप 2 निगाहों से गैंगस्टर्स को देखते हैं। नहीं, ये 2 निगाहों वाली पार्टी ये लोग हैं। अच्छा, ये जिहादियों को छुड़ाने वाले लोग हैं। उसका प्रमाण है कि जिन्होंने अयोध्या, लखनऊ और बनारस के कचहरी में बम फोड़े, उसको इनकी पार्टी ने छुड़ाया। और मथुरा में जवाहर बाग में यादव ने क्या किया? ये सरेआम एक पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी। इन्होंने क्या किया? वहाँ पे गोलियां चलवाते रहे, घंटों गोलियां चलवाते रहे ये लोग मथुरा में। जवाहर वहाँ बाग में घंटों गोलियां चलाया पुलिस पे। ये वो पार्टियां हैं, ये तो गोलियां चलवाते, घंटों गोलियां चलवाते थे। ठीक है, मथुरा का गोलीकांड भूल गए। ओके और लखनऊ ने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन ठीक है केस खुद वापस लेते हैं अध्यादेश ला करके। आपके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सबके ऊपर केसेस लगे, गंभीर धाराएं लगे हुए हैं। तो सरकार में आते पहला काम यही करते हैं, आप लोग तो झूले हुए हैं।
समाजवादी आप पार्टी तो राष्ट्रीय धुली हुई है। अरे इतनी बेशर्मी हमने कहा है, आप जैसी बेशर्मी हम नहीं ला सकते। आप लोग बेशर्मी की पराकाष्ठा को पार करते हैं। चलिए ठीक है, आप तो धुली हुई है, आप पीडीए के बाहर हैं, आप लोग तो अब जबरदस्ती तो आते हैं जनता डिबेट के में। पास आप तो पावर है ना PDA में सर, भी अब नहीं 10 विधानसभा उपचुनाव में बेशर्मी लिटमस टेस्ट हटाइए। हुए। ठीक है, ओके, दोनों को सुना लोगों ने। राज शर्मा साहब भी बहुत देर से वेटिंग में है। राज शर्मा साहब, कांग्रेस तो जो भी कहिए, लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए हैं आपने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर, यदि हम उसको यूपी तक ही लोकलाइज करें तो आपके लिए तो एक बहुत बड़ी संजीवनी है। और इस संजीवनी को बिल्कुल आप कैरी फॉरवर्ड भी कर रहे हैं, क्योंकि जिस स्ट्राइक रेट के साथ अब आप काम कर रहे हैं, जितने एक्टिव आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्षों को भी एक्टिव किया गया है, आप कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। राज शर्मा साहब, ऐसे में जो चुनावी मसौदा तैयार हो रहा है, कितने सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे और उसके हालात के मद्देनजर आगे आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, इसके बारे में भी बता दीजिए राज शर्मा साहब। कुणाल भाई, सबसे पहले तो मैं आपको जवाब दे दूं कि हम 10 की 10 सीट में हम लड़ रहे हैं। हम का मतलब ही होता है, मैं नहीं लड़ रहा हूं। मैं बोलता तो कांग्रेस लड़ रही, हम बोले तो हमारा गठबंधन है। 10 की 10 सीट उत्तर प्रदेश में हम ही लड़ रहे हैं। जहां समाजवादी पार्टी लड़ेगी वहां पे पूरी मदद हमारी होगी, जहां हम लड़ रहे होंगे वहां समाजवादी पार्टी की होगी। हम गठबंधन है और गठबंधन का धर्म अच्छी तरह निभा रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, आपने कहा कांग्रेस के लिए संजीवनी है। देखिए, कभी कभी सच से झूठ जीत जाता है, उसी तरह ये हमारी सच्चाई के ऊपर इनका भारतीय जनता पार्टी का झूठ हावी रहा। और मैं दावे के संग कहता हूँ, इनका झूठ हावी हुआ 2014 और 2017 में। मैं मानता हूँ देश के लिए ये बहुत अच्छा हुआ कि इनकी सरकार बन गई और दुनिया को ये पता चल गया, मेरे देशवासी, कि ये पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी कितनी मन की काली पार्टी है। क्योंकि अगर ये सत्ता में नहीं आते तो यही लगा रहता, अगर ये आ जाएंगे। अब इनकी जो अंदर की जो सच्चाई थी कि ये देशभक्त नहीं है, प्रदेश भक्त नहीं है, महिला भक्त नहीं है, शिक्षक भक्त नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति इनकी निष्क्रियता रहती है, तो ये सब पता चल गया। जब पब्लिक को पता चल गया, जैसा कि मैं हर जगह कहना पसंद करता हूं कि इनको भारतीय जनता पार्टी को 2014-2017 में बड़े प्यार से चुना, लोगों को इन पे विश्वास हुआ कि एक रॉबिन हुड की सरकार बनेगी। लेकिन क्या नतीजा मिला? जो 2014 में बेरोजगार था लड़का, वो आज 29 साल का हो गया, रोजगार उसे मिल नहीं रहा। उसकी उम्मीदें थी लाख रुपए का इंजीनियर बनूंगा, बन के रह गया 17,000 में गुजरात के किसी ठेकेदार की संविदा में काम कर रहा है। तो इन चीजों को देखते हुए, और आप इस बात को देखते होंगे, भारतीय जनता पार्टी के चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई बात नहीं करते। आज जो तिवारी जी बोल रहे, मैं तिवारी जी को एक बात बताना चाहता हूँ। तिवारी जी, आप पंडित आदमी हैं, आपको कतई शोभा नहीं देता कि आप इधर उधर की नकारात्मक बातें करें। आपका जन्म पंडित में इसलिए हुआ कि आप देश में किसी भी व्यक्ति, किसी भी द्वारा, इवन दैट जानवर से भी अगर गलती होती है, आप उसे सही रास्ता दिखाओ। लेकिन मुझे तो बड़ी विडंबना हो रही है कि शशिकांत तिवारी जैसे ना जाने कितने लोग इस पार्टी का डिफेंस करते हैं, जो महिलाओं की रक्षक नहीं है, बुजुर्गों की रक्षक नहीं है, रोजगार की रक्षा नहीं कर सकती। तो बताइए आप। तो मेरा सिर्फ इतना सा कहना है। मैं कुणाल भाई एक बात बिल्कुल खुले मन से कहना चाहता हूँ, मैं पार्टी का प्रवक्ता होने से पहले इस देश का होनहार नागरिक हूँ, लेकिन अफसोस है कि तिवारी जी की पार्टी, जिसका तथाकथित नाम बेटी जलाओ पार्टी है, ये हमें प्रजा समझती है, नागरिक नहीं समझती है। इसीलिए हम लोग जीत रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं, हमारी कुछ नीतियां 2014 से पहले जो हमारी सरकार थी नहीं आई होगी, इसमें क्या मानने की बात। लेकिन जब इनको चुना गया तो इनको क्या इसलिए चुना गया था कि ये सरकार ना बनके एक जेठानी की तरह रोल अदा करें कि देवरानी काम नहीं किया, देवरानी ने काम नहीं किया, मैं क्यों करूं। आपके पास 10 साल मिल गए हैं, 11 साल हो रहे हैं, आपको यहाँ पे दोबारा सरकार बना गई। अच्छा नहीं देता कि सोवी से एक मुख्यमंत्री कहे एकता में रहो, कट जाओगे, मर जाओगे। मैं कहता हूं, मैंने तिवारी जी क्या ये हिम्मत जुटा पाएंगे? मैं कहता हूं कि मैंने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया। क्या ये कह सकते हैं तिवारी जी की योगी जी मेरे मुख्यमंत्री नहीं है, और अगर मैं किसी काम से जाऊंगा तो ये कह देंगे आपने मुझे वोट नहीं दिया? क्योंकि नागरिक समझोगे तो इस जमीन में, इस प्रदेश के ऊपर जो पेड़ भी नया लगा है वो भी आपका होगा। इसलिए मेरा कहना है कुणाल जी, अब जनता समझ गई कि अगर इस देश को आगे बढ़ा सकती है, जैसे कि 2014 तक बढ़ा के लाए थे, वो एक कांग्रेस पार्टी और गठबंधन की सरकार ही ला पाएगी, जो किसी भी जाति में भेदभाव नहीं समझती और इवन दैट की अपने विपक्षियों को इज्जत देती है। ये तो भूल गए, ये तो नक्कारों की तरह। राजीव गांधी जी, इनके अटल बिहारी वाजपेयी साहब के ही बयान है, ये उसको भी नहीं सुध रही है कि किसी के नहीं हुए। मैं बता रहा हूँ, ये किसी के नहीं हुए कुणाल भाई, ये अपने भी नहीं है। अब एक और बात सुन लीजिए भेड़ियों की। अब तो भेड़िए इसलिए आने लगे, बताऊं क्यों? भेड़िए इन्हें अपना फैमिली मेंबर समझते,
वो सब समझते हैं जब ये 2 पैर वाले भेड़िए हैं, इतना नुकसान जनता को पहुंचा रहे हैं, हम तो 4 पैर वाले हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी ने जो जंगल के भेड़िए थे उन्होंने जान दिया कुछ भेड़िए सरकार चला रहे हैं जो शहरों में रह रहे हैं। इसलिए भेड़ियों का आतंक। और चलिए ठीक है, तो भेड़ियों के आतंक और इसके बीच होने वाले उपचुनाव की कवायद सब अपने आप में एक नए सवाल और एक नए बात को खड़ा कर रहे हैं। सर, आप एक तरफ तो कम्युनल लाइन की भी बात करते हैं, आप बांग्लादेश का उल्लेख करते हैं, जिहादियों का उल्लेख करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आपको सर शायद बिल्कुल आपके नॉलेज में होगा कि आपके संगठन महामंत्री धर्मपाल जी हैं, वो 5 लाख अल्पसंख्यकों के सदस्यता अभियान के लिए एक सदस्यता रथ को लखनऊ से रवाना किए हैं। उनका यह कहना है कि वो उनकी विचारधारा से जुड़े। मेरा स्पष्ट सवाल है सर, एक तरफ तो जब आप अकबर नगर में बुलडोजर चलवाते हैं और उनके घर को तोड़वा देते हैं, फिर आप उन्हीं से उम्मीद करते हैं कि वो आपके साथ खड़े होंगे। क्या यह आपकी स्ट्रेटेजी आपको बैकफायर करेगी या आपको कुछ एडवांटेज पहुंचाएगी आने वाले विधानसभा उपचुनाव में? तिवारी साहब, देखिए, आपने अल्पसंख्यकों की बात की है। अल्पसंख्यक हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में भी अल्पसंख्यक मोर्चा है और अल्पसंख्यक हमारे जो भी राष्ट्रवादी अल्पसंख्यक है वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। राष्ट्र को आगे बढ़ाने में, विकसित भारत बनाने में जिन अल्पसंख्यकों की भागीदारी है वो सारे भारतीय जनता पार्टी में है। और अल्पसंख्यकों को भारत सरकार में मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास के तहत किसी भी अल्पसंख्यक को छोड़ा नहीं। सबको शौचालय दिया, सबको घर दिया, मकान दिया, राशन दिया, सबको दिया। देखिए, ये सबका साथ सबका विकास वाली पार्टी है। हम मुसलमानों की राजनीति नहीं करते हैं, मुसलमानों को जिहादी नहीं बनाते हैं, केवल उनको एक तरफा जो है तुष्टीकरण नहीं करते हैं। तुष्टीकरण करना कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का काम है। हाँ, अभी हमारे कांग्रेस के साथी बोल रहे थे महिला सम्मान पे, समाजवादी पार्टी के गायत्री प्रजापति आज भी महिला सम्मान में जेल में है। और अभी महिला सम्मान सुनिए बंगाल क्या कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने इस्तीफा मांगा? अच्छा ठीक है, पूजा जी सुन लेते हैं एक बार, हाँ उसके बाद आते हैं। ममता बनर्जी इनके गठबंधन की सदस्य हैं। ममता बनर्जी से इन लोगों ने इस्तीफा मांगा। ये बंगाल में जो कुछ हुआ है वो निर्भया कांड से भी घृणित कांड हुआ। इतने घिनौने कांड पर भी इनके मुंह से फूट बकार नहीं निकलता है, आवाज नहीं निकलती है। और भारतीय जनता पार्टी को ये क्या कह रही है बताइए? आप बस सूट पैंट कन्हैया बन के घूमने के लिए सीरियस हैं आपके नेता। कुछ नहीं करते हैं आपके नेता। वर्ल्ड के सारे स्टेट हेड बचा दीजिए, सबसे ज्यादा मेकअप का करते हैं तो आपके नेता करते हैं। बताइए आप फॉरेन में देखिए सारी। हाँ ठीक है, बोल लेने दीजिए, तिवारी साहब को कंप्लीट कर लेने दीजिए। पार्लर में बिना ब्यूटी पार्लर जाए आपके नेता निकलते हैं। नहीं ठीक है, तिवारी साहब कंटिन्यू। हम लोग बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि इसे 2-3 सवालों का जवाब दे लीजिए। ब्रिटिश बानों का आएंगे। स्वागत किए। ये सौरभ श्रीवास्तव जो है क्या करेंगे? उन्होंने केक काट के स्वागत किया रेपिस्टों का। ये उनका क्या करेंगे जिन्होंने तिरंगा यात्रा के ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सवाल आप बस पूछ लीजिए, हम नहीं बोलेंगे। हम आप लोगों के बीच में नहीं बोल रहे हैं, जरा बोल लेने दीजिए। तो महिला सुरक्षा पे क्या इन्होंने ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगा? जितना घिनौना कांड देश में, जितना बड़ा घिनौने कांड कलकत्ता में, इसमें बंगाल में हुआ है उस लड़की के साथ, लेकिन तिवारी साहब ममता बनर्जी ने तो, मैं आपको बोल रहा हूँ, ममता बनर्जी ने तो एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है जिसमें अब आपको जवाब देना होगा। अपराजिता बिल उन्होंने ले आया, इतना कड़ा कानून ले आया कि अब तो लोग डिमांड कर रहे हैं कि अन्य राज्य और सेंटर भी इसको इम्प्लीमेंट करे। हाँ ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये जो डिबेट में बैठे हैं इनकी पार्टी क्या कर रही है? वो तो ममता बनर्जी को समझ में आया। अरे भाई अभी करेंगे तो ये आप सरकार में क्यों बैठे हो? ठीक है, एक मिनट ऐसे सब बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा। तिवारी साहब को कंक्लूड कर लेने दीजिए। यहाँ बोलिए तिवारी साहब जी। अरे कुणाल भाई, इनको झूठ का प्रचार मत करने दीजिए। समझ में आया। अब अपराजिता कानून उन्होंने बनाया। ये जो बोल रहे हैं लोग, इनकी पार्टी का क्या स्टैंड है? इनकी पार्टी में सुन लेते हैं उनकी पार्टी का क्या स्टैंड है, सुन लेते हैं। पूजा मिश्रा जी आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? उन्होंने सवाल पूछा है, जवाब दे दीजिए। कुणाल जी, हमने हमेशा कहा है और आगे भी कहते रहेंगे,
खड़े रहेंगे कि जो भी कल्पित हो, महिला अपराध में जो भी संलिप्त हो, उसके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अब हमारी सरकार तो है नहीं, सरकार तो भाजपा की है ना। अब देखिए, आपने कहा ना वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी जी की सरकार है, उन्होंने ले आया सख्त कानून और इनसे नहीं लाया जा रहा है। इनसे इन्होंने मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा था मणिपुर में, और तो वीरेंद्र सिंह तो इतने असंवेदनशील बयान भी दिए थे। ममता बनर्जी तो सड़क को करके कम से कम प्रोटेस्ट भी तो कर रही थी कि सीबीआई जांच करके जो है सामने लाया, तथ्य लाया, उन्होंने लो भी बना दिया। और ये क्या कर रहे हैं, ये केक काट करके स्वागत कर रहे हैं, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं समर्थन में, और कह रहे हैं कि महिलाओं के साथ में, अरे आपकी सरकार में 15 मिनट में एक महिला के साथ दुष्कर्म हो रहा है, तुम लोग पानी में डूब मरना चाहिए। आप इस मुद्दे पर भी बहस करने चले आते हैं। हम तो कह रहे हैं जो भी कल्प्रिट है आप करिए कार्रवाई। हम आप गिरफ्तारी रोकने आ रहे हैं क्या किसी कल्प्रिट की? क्या बात करते हैं आप? करिए कार्रवाई, आपसे कार्रवाई होती नहीं है। आप जो है विभूषण शरण को बचा ले जाएंगे, कुलदीप सिंह सेंगर को बचा ले जाएंगे, राम बहन को पैरोल पे निकालेंगे, जो जेलर पैरोल पे निकालता रहा है उसको जो है आप अपनी पार्टी में ले लेंगे, उसका स्वागत करेंगे। ठीक है, ओके, उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। राज शर्मा साहब, आप भी बता दीजिए, चुनावी मूड के लिए तो हम ये बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे मुद्दे पर आपका भी क्या राय है, और उसके बाद चुनाव को लेकर भी क्या बिसाते बिछड़े वो भी बता दीजिए। आपने क्या कहा, थोड़ी आवाज कम आई, किस मुद्दे पे? मैं बोला इसी मुद्दे पर जो अपराजिता बिल बना है और महिलाओं के सशक्तिकरण और सम्मान की बात। एक बात बताऊं कुणाल साहब, हम तो बहुत खुश हैं, क्योंकि इस कानून के बनने के बाद ना जाने कितनी भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भेड़िए हैं जो महिलाओं के संग रेप कर रहे हैं वो फंसेंगे। आप शब्दों का अपना शब्द सुधारिए, पंडित राज शर्मा जी। अरे आप लोग भेड़िए हो नहीं, तो हम बता देंगे आपके नेताओं के बारे में। अरे मेरी बात तो सुनिए, बोलिए राज शर्मा। भेड़िए कहेंगे ठीक नहीं होगा। बनारस वाले 3 लड़कों को क्यों छोड़ा, माला क्यों पहनाई? मैं नहीं कहता अपराध किया लड़कों ने, लेकिन माला आपने क्यों पहनाई? नहीं, आपने माला क्यों पहनाई? नहीं, आपने माला क्यों पहनाई बताइए, इसका जवाब दो। तमीज से बात करिए। अरे तमीज आप सिखाओगे, हेडमास्टर, यू आर नॉट सपोज टू कॉल है हेडमास्टर, ओके? हेडमास्टर मत बने तिवारी जी, आपके अंदर का भेड़िया जाग जाता है कभी कभी। भेड़ियों का नाम गिना दूंगा। ठीक है, ओके, नहीं हम लोग भेड़िया जानते हैं, ठीक है, आपके अंदर का भेड़िया जाग जाता है। ठीक है तिवारी साहब, पहले वो कंप्लीट कर लेने दीजिए। हाँ बोलिए, जल्दी से राज शर्मा साहब, जल्दी से राज शर्मा पहनाई आपने जेल से छूटने में, तरीके से बात इसका बता दो, इसका जवाब तो दे दो कि आपने माला क्यों पहनाई? जेल से छूटे तो छुड़वा दिया, चलो माला क्यों पहनाई? ठीक है, तिवारी साहब के लिए लड़कियों को क्या दर्शाने के लिए माला पहनाई कि और रेप होंगे और छूट जाएंगे? ये क्या दर्शाता है कि आप रेपिस्ट लोगों को, जिन लोगों ने अपराध संगीन किया हो और उनको जब वो जेल से छूटते हैं आपकी लचर पैरोकारी के कारण उनको माला पहनाओगे आप? शर्म नहीं आती? भेड़िया ना कहूं तो क्या कहूं आपको? ओके, एक तरफ नहीं ठीक है, एक तरफ भेड़िए पकड़ में नहीं आ रहे हैं तो दूसरी तरफ समाज में छिपे हुए भेड़िए रोज अपना सर उठा रहे हैं, और उनको सर को कुचलने के लिए सरकार हो, शासन हो, प्रशासन हो या पुलिस हर संभव कदम उठाने की कोशिश करती है, लेकिन इसका फलाफल क्या निकल कर आता है ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है, और शायद उसी कसौटी पर सरकार के गुणवत्ता को कसा जाता है। आप तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त दिया, आप तीनों ने अपनी बात को हमारे दर्शकों तक रखा, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो यूपी में जो चुनावी सरगर्मी है वह अपने चरम पर है, चाहे बात भेड़िए की करे, बुलडोजर की करे, अल्पसंख्यकों की करे, या फिर जितने भी आप मुद्दे सोच सकते हैं, सब कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना के इर्द गिर्द आकर के कोई साथ है, कोई खिलाफ है, लेकिन जनता अब जाग चुकी है, और जब जनता जागती है तो कोई उन्हें बहुत दिन तक गुमराह नहीं कर सकता, चाहे कोई विपक्ष में हो या सत्ता पक्ष में। अब देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है और आखिर ताज किसके सर पर चिपकाया जाता है। हमारे साथ हमारे इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।